हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे, जो है आपका जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये जो चैप्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे ये चैप्टर आपका समाप्त होगा, हम लोग क्या करेंगे कि 2018 से लेकर 2024 तक इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न अभी तक सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले जितने भी चैप्टर है मैंने वो आपको करा दिया गया है, उसका आपको वीडियो प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि जंतुओं में जनन यानी कि जनन क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है, जनन क्यों आवश्यक है। तो देखिए, इसे आम जीवन में एक बार मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी के घर की बहू है और उसे लड़का मतलब बच्चा नहीं हो रहा है, खासकर लड़का, उसके घर में लड़की का जन्म हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है, तो उसके घर के लोग क्या बोल देते हैं कि हमारा वंश यही खत्म हो गया, हमारा घर का वंश यानी चिराग नहीं आ रहा है, ताकि हमारी संतति जो हमारी पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जनन आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनन जाति यानी कि स्पेसिस की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह क्या करता है, यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगर किसी भी जंतु या जानवर का प्रजनन वहीं रुक जाए तो आगे की संतति उत्पन्न होगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए प्रजनन क्या है, आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जनन की विधियां, रिप्रोडक्शन की, और कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की दो विधियां होती है। एक आपका कौन होता है, एक आपका लैंगिक जनन होता है और दूसरा आपका अलैंगिक जनन होता है। यानी कि एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां हैं, यानी कि पौधों में भी दो विधियां हैं। कौन कौन, एक आपका लैंगिक विधि और दूसरा आपका अलैंगिक विधि। तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि क्या पौधे में भी लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियां होती है जनन की, तो वहां पर होगा हाँ। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए, जिसमें आपका मेल मेल भी भाग ले और आपका फीमेल भी भाग ले, यानी ये दोनों भाग लेते हैं, तो उस तरह की विधि को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लैंगिक जनन करने वाले पौधे में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। जो आपका लैंगिक जनन करते हैं जो पौधे हैं, उनमें भी नर भाग होता है और आपका फीमेल भाग होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि पौधे की ही तरह जंतु में भी नर एवं मादा युग्मक बनते हैं। अब देखिए, युग्मक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैमिट कहते हैं। यानी कि मेल, यानी कि पौधे की तरह जंतु में भी क्या होते हैं, एक आपका नर युग्मक बनते हैं और दूसरा आपका मादा युग्मक बनते हैं, यानी कि मेल गैमिट बनते हैं और दूसरा फीमेल गैमिट बनते हैं। अब देखिए, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट सैलित होते हैं तो क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं, यानी कि वहां पर क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। ठीक है, और यह क्या होता है, यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक सैलित हो, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए, इसको आप ध्यान से समझिए, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि लैंगिक जनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो इसमें आपका मेल पार्ट भी भाग लेगा, इसमें आपका फीमेल पार्ट भी भाग लेगा। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका मेल गैमिट है और दूसरा ये है आपका फीमेल गैमिट। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर क्या बनते हैं, जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट क्या होगा, ये जाइगोट जाकर धीरे धीरे इम्ब्रियो बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है। अब ये भ्रूण क्या होगा, ये भ्रूण आपका गर्भ का निर्माण करता है, यानी ठीक है, ये जाकर गर्भ बनेगा और ये भ्रूण आगे चलकर एक बेबी का निर्माण करता है। तो वो आपकी प्रजनन की विधि जिसमें मेल भी भाग ले और फीमेल भी भाग ले, ठीक है, फीमेल भी भाग ले, उस तरह की हम लोग प्रजनन की विधि को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, इसमें पर क्या कह रहा है, नर जनन अंग। ठीक है, नर जनन अंग के बारे में बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण होता है। वृषण का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, वृषण हम किसे बोलते हैं, तो टेस्टिस को बोलते हैं, जो आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, ये आपका है टेस्टिस। ठीक है, ये क्या है, ये आपका दो जोड़ा, एक जोड़ा क्या होता है, टेस्टिस होता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम लोग वृषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि नर जननांग में एक जोड़ा क्या होता है, वृषण यानी कि टेस्टिस होता है, दो शुक्राणु नलिका होता है तथा एक शिश्न यानी कि लिंग होता है। देखिए, दो शुक्राणु नलिका की बात करते हैं, तो जो आपको यहाँ पर देखिए,
ये क्या हुआ, ये आपका पेनिस हुआ, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है शुक्राणु नलिका, जिससे क्या होता है स्पर्म इसी नलिका से होकर बाहर निकलता है आपका पेनिस के थ्रू। यहाँ पेनिस के थ्रू देखिए, यहाँ जो दिख रहा है टेस्टिस, ये जो टेस्टिस है इसी में स्पर्म बनता है, ठीक है, स्पर्म बनता है। अब स्पर्म क्या होता है कि इस नलिका के थ्रू आपका पेनिस से बाहर होते हुए ये मेल फीमेल पार्ट में जाता है, ठीक है। ये जो इसके थ्रू आपका फीमेल पार्ट में जाता है, यहाँ तक आप समझ गए। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा टेस्टिस होता है, 2 शुक्राणु नलिका होता है तथा एक शिश्न यानी कि एक पेनिस होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक का क्या कहते हैं, नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट आपका शुक्राणु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। शुक्राणु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं तथा प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं पूंछ होती है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका शुक्राणु का यहाँ पर फिगर बनाया गया है। देखिए सबसे पहले तो आप इस फिगर को आप ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। देखिए या इस फिगर को आप ध्यान से समझिएगा, तो ये है आपका मेल पार्ट, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका मेल पार्ट। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपका एक जोड़ी टेस्टिस है, इसी में आपका क्या बनता है, स्पर्म बनता है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। अब तो ये मेल पार्ट में स्पर्म बन गया। अब ये स्पर्म कैसे आएगा, बाहर कैसे जाएगा, तो यह इसी नली के थ्रू जाता है। इसी नली के थ्रू क्या आता है, ये पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है, स्पर्म पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है और यही वाला पार्ट जो होता है ये आपका पेनिस फीमेल पार्ट में प्रवेश करता है और ये स्पर्म आपका फीमेल पार्ट में आता है, ठीक है, इसके थ्रू। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए एक लाइन ये याद रखिएगा कि क्या शुक्राणु एकल कोशिका है, तो बिल्कुल एकल कोशिका है। तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो आपका स्पर्म है वो क्या है, वो आपका सिंगल सेल है, ठीक है, यानी कि एक कोशिका है। तो ये लाइन आप याद रखिएगा कि शुक्राणु जो है वो एकल कोशिका होता है। शुक्राणु आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, बहुत छोटा होता है। ये आप 3 भाग में बटे होते हैं, एक आपका सिर होता है, दूसरा मध्य भाग होता है और तीसरा आपका पूंछ होता है। इसी पूंछ के थ्रू जो होता है अगर ये फीमेल पार्ट में प्रवेश करता है तो यहाँ से ये तैरता हुआ अंदर जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन भी याद रखिएगा कि शुक्राणु जो होता है, स्पर्म जो होता है, ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है, एकल कोशिका होता है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं मादा जननांग जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कहते हैं। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है। अंडाशय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडाशय को इंग्लिश में हम लोग ओवरी बोलते हैं। तो एक जोड़ी क्या होता है, ओवरी होता है। एक जोड़ी, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, एक जोड़ी आपका अंडाशय पाया जाता है। दूसरा देखिए अंडवाहिनी, वाहिनी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढोना, और आगे क्या लगा हुआ, अंड यानी कि अंडे को ढोना। तो जो इस अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है, इसको कौन ढोता है, तो ये जो आपको नली दिख रहा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या फिर इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से जो नली लगा हुआ है, यही इसी से अंडा क्या होता है, इधर आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका अंडवाहिनी पाया जाता है। और यहाँ पर गर्भाशय जिसे हम लोग यूटेरस कहते हैं, तो यहाँ पर गर्भाशय पाया जाता है। तो मादा जनन अंग जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 चीजों को आप लोग याद रखिएगा। एक आपका अंडाशय होगा जिसे हम ओवरी कहते हैं, दूसरा अंडवाहिनी जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं या फिर डिंग वाहिनी जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और तीसरा यूटेरस जो आपका गर्भाशय है, ठीक है। अब देखिए इसी अंडाशय में क्या होता है, एग का निर्माण होता है, अंडा का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमिट बोलते हैं। याद रखिएगा इसे हम लोग फीमेल गैमिट कहते हैं। और मेल गैमिट क्या होगा, तो ये जो आपको यहाँ पर टेस्टिस दिख रहा है, इसी टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमिट कहते हैं। और इसी स्पर्म और इसी अंडा को मिलने से एक नया बच्चा का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि जो आपका अंडाशय है, देखिए जो आपका अंडाशय या मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, यानी कि फीमेल गैमिट उत्पन्न करते हैं। अंडाशय, अंडाशय यानी कि जो आपका ओवरी है, फीमेल गैमिट उत्पन्न करते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अंडा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिससे हम लोग अंडाणु या फिर डिम्ब कहते हैं। अंडाणु को हम लोग यहाँ पर एग कहते हैं, एग कहेंगे, या फिर इसे हम लोग क्या कहेंगे, ओवा कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ओवा। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण ही यहाँ पर अंडाशय में, इसी अंडाशय में होता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है
कि मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निमोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है उसे हम शुक्राणु की तरह गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। अब इसे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, इसे एक बार और क्लियर करके फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो आप लड़कियों में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जो जिसे हम लोग पीरियड कहते हैं, ठीक है, वो देखिए कैसे होता है उसको समझेंगे। मान लेते हैं इस अंडाशय से इस मंथ आपका सपोज कीजिए कि अभी आपका अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक है, अप्रैल चल रहा है। तो सपोज कीजिए कि इस महीने आपका यहाँ पर इस अंडाशय से आपका एग बन रहा है, ठीक है, एग बन रहा है। लेकिन अगर जो आपका ये स्पर्म है, यह एग को क्या एग से नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, तो ये जो एग है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे ही ये खराब होगा तो ये क्या होता है, यही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड के रूप में जो ब्लीडिंग होता है इसके थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है, ये जो आपका खराब एग है, ठीक है। तो मान लेते हैं अप्रैल मंथ में इस महीना में एग बना, तो अप्रैल के बाद जो आपका मई महीना आएगा, जो मई महीना आएगा वो आपका इस मंथ में एग ना इधर साइड एग ना बनकर अब आपका यहाँ से एग बनना शुरू करेगा, ठीक है, यहाँ से एग बनना शुरू करेगा। तो अगर ये जो स्पर्म है ये जाकर इस एग से यहाँ पर मैच करता है, कहाँ पर मिलता है, तो फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। अंडा इधर से इस नली द्वारा यहाँ आएगा और जो आपका स्पर्म है ये जाकर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, फर्टिलाइज होगा। अगर ये फर्टिलाइज होगा तो उस समय क्या होता है, महिला क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन अगर ये स्पर्म इसके शरीर में नहीं जाता है और ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये अप्रैल के बाद जो ये मई महीना है वो इधर साइड वाला जो अंडा खराब होता है ये आपके शरीर से पीरियड के थ्रू खराब जो ब्लड होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यही बातें कह रहा है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं एक बार। इसको देखिए यहाँ पर एक बार क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय का विकसित अंडाणु, मतलब किसी एक अंडाशय में जो अंडा बन रहा है उसका अगर स्पर्म चला जा रहा है तो उसका निमोचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में होगा। और गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं कि मान लेते हैं इस यहाँ अंडा का निर्माण हो रहा है। अब ये अंडा क्या होता है, धीरे धीरे डुघुर कर कहाँ आएगा, इस फैलोपियन ट्यूब में आएगा, यहाँ आएगा। और आपके शरीर में यदि स्पर्म प्रवेश कर गया तो ये भी आपका जाकर यहाँ मिलेगा। तो यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। फिर फर्टिलाइज होने के बाद ये डुघर कर कहाँ आता है, तो इसी गर्भाशय के दीवार पर यहाँ पर रोपित हो जाता है और धीरे धीरे यही क्या होता है, बच्चे का विकास होता है, ठीक है। तो पूछेगा बच्चे का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। और आपका स्पर्म और अंडा कहाँ मिलता है, तो इसी फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। अंडा का निर्माण कहाँ होता है, तो इसी आपका ओवरी में होता है, ठीक है। यहाँ आप तीनों समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो आपका स्पर्म है उसकी तरह जो एग होता है ये भी क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। तो इसको समझते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर मेल की बात करते हैं और यहाँ पर फीमेल की बात करते हैं, तो अगर मेल गैमिट की बात करते हैं और ये फीमेल गैमिट की, तो मेल गैमिट में क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल गैमिट में आपका एग होता है, ठीक है, ओवरी होता है या ओवा, जिसको ओवा कहते हैं या फिर ओवरी सॉरी ओवा कहते हैं या फिर एग कहते हैं। तो दोनों क्या होता है, स्पर्म और आपका एग आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर आपका जाइगोट का निर्माण होगा। ये जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे इम्ब्रियो का रूप लेगा। ये इम्ब्रियो आगे चलकर आपका गर्भ बनेगा और एक बेबी का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक बच्चे का निर्माण होता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए शुक्राणु कैसे आकर अंडाशय में प्रवेश करता है, तो ये आपका फीमेल का पार्ट है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और ये आपका यहाँ पर शुक्राणु आ रहा है, ठीक है, मेल पार्ट शुक्राणु आ रहा है। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में जाकर यहाँ पर ऐसे मिलेंगे। ये मिलते कहाँ हैं, तो यही मिलते हैं आपको यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। यह चीज याद रखिएगा, दोनों का मिलन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। इधर से आपका अंडा जाएगा, इधर से आपका स्पर्म जाएगा और यही फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा तो बिल्कुल आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से मिलता हुआ, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म होते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि मुर्गी में। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। तो ये आप चीज यहाँ पर याद रखिएगा। ये जो आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। क्योंकि जो ये है ये भी क्या होता है, एक सिंगल सेल है, एक कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इस लाइन को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, हम लोग देखते हैं
अब हम निषेचन की बात करते हैं। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का सैलन होता है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, आपके जो ओवरी है, ओवरी से जो अंडा निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और स्पर्म जो आपका मेल पार्ट से निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ सैलित हो जाते हैं, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु का सैलन को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि निषेचन होता कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि निषेचन जो होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। देखिए ये जो है आपका क्या है, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर आपका अंडा भी आएगा और यहाँ से आपका स्पर्म भी आएगा और दोनों आकर यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि इनका फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन ही आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निषेचन होता है। ये हो गया निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु सैलित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे ही इन लोग का निषेचन होगा तो उसी समय क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। दोनों आपस में मिल जाएंगे तो जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निषेचन के पराक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और पिता जो नर होता है के शुक्राणु का संयोजन होता है। अंततः नई संतति के कुछ लक्षण उसकी माता से और कुछ लक्षण उसके पिता से वंशानुगत होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि निषेचन क्या है, वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो निषेचन आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा तो ये भी आपके दो प्रकार का होता है। जो आपका निषेचन है ये दो प्रकार का होता है, एक आपका बाह्य निषेचन होगा, एक आपका आंतरिक निषेचन होगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर समझेंगे कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं और आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीटेट एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्टिलाइजेशन देखिए क्या होता है, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कब कहेंगे, जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होगा, ठीक है। जैसे कि मनुष्यों में देखिए ये मादा के शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मादा का शरीर है और निषेचन कहाँ हो रहा है, मादा शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में। तो ये किस प्रकार का निषेचन है, ये आपका आंतरिक निषेचन है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो है जहाँ पर जो स्पर्म है या फिर जो ये ओवम है ये मादा शरीर के अंदर आकर मिलते हैं, तो उसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब देखिए आंतरिक निषेचन में जहाँ होता है, आंतरिक निषेचन के एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ है कि मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, गाय में भी आंतरिक होगा, कुत्ते में भी होगा, मुर्गी में भी होगा। मुर्गी वाला एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मुर्गी में किस तरह का निषेचन होता है। तो याद रखिएगा मुर्गी में आपका आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि इसमें जो स्पर्म और एग है वो मादा शरीर के अंदर जाकर फर्टिलाइज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। देखिए अगर निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। तो उसके बारे में भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बाह्य निषेचन कैसे होगा। तो लिखा है कि वसंत तथा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर तालाब एवं मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जो मेढक होते हैं वो कब किस ऋतु में, तो वसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में कहाँ जाते हैं, तो तालाब में या फिर जहाँ मंद गति से जहाँ झरने बहते हैं वहां पर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वहां पर जाते हैं तो नर तथा मादा एक साथ वहां पानी में जाते हैं, आते हैं और मादा सैकड़ों अंडे देती है। जो आपका मादा मेढक है वो ठहरे हुए पानी में जाती है और वहां पर बहुत सारे अंडे देती है, ठीक है। अंडा देती है, पानी में अंडा चला जाता है। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं। जो मुर्गी का अंडा होता है व्हाइट वाला जिसे आप लोग तोड़कर आमलेट बनाते हैं उसको हटाकर, तो उस पर जो कवर होता है, ठीक है। लेकिन वही हम बात करते हैं जो मेढक के अंडे होते हैं उस पर कवर नहीं होता। कुछ मेढक के अंडे आपको इस तरह से जेली लाइक दिखेंगे, ठीक है, जेली वाला, तो इस पर कवर नहीं होता। तो यहाँ पर कह रहा है कि मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे में कवच से ढके नहीं होते हैं। यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं और जेली की एक परत अंडों के साथ रहती है जो उसकी सुरक्षा भी करती है। कहने का मतलब है, अब अभी आप बाह्य निषेचन देख रहे हैं। देखिए बाह्य निषेचन में क्या होता है कि जो मेढक का एग्जाम्पल लिया गया है कि मादा मेढक जो होती है वो क्या होती है, ठहरे हुए पानी में जाती है, ठीक है। वहां पर बहुत सारे अंडे अपने शरीर से बाहर निकालती है और वहां पर जो नर जाते हैं, नर मेढक जाते हैं, वो क्या करते हैं कि देखिए वो जो मादा जैसे कि मादा है
अंडे देती है और नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। वो जो अपना जो नर है वो उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। मान लेते हैं ये आपका फीमेल, ये आपका मेल है, ठीक है, मेल मेढक है और ये आपका फीमेल मेढक है। फीमेल मेढक बहुत सारे यहाँ पर पानी में अंडे दे देती है, जो पानी में ये तैरता रहता है अंडा। अब मेल क्या करेगा, अपना स्पर्म छोड़ेगा। तो ये स्पर्म आपका जो स्पर्म मैंने आपको बताया कि आपका ये हेड हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, ये पूंछ हो गया। तो पूंछ की सहायता से तैरता हुआ इस पानी में जाएगा और जहां जहां वो अंडे से मिलेगा तो वो अंडा क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाएगा। यहाँ पर आपने पढ़ा कि फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है, इधर उधर तैरते रहते हैं, शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, फलस्वरूप उनका निषेचन हो जाता है। इस प्रकार का निषेचन नर एवं मादा युग्मक का सैलन मादा शरीर के यदि बाहर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। यदि निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। और ये वाला एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा कि मछली, स्टारफिश जैसे जलीय जंतु में किस प्रकार का निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन। और ये आपके सीटेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किस में बाह्य निषेचन देखने को मिला है। तो आप लोग याद रखिएगा मछली और स्टारफिश, मेढक, इन सब में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, शरीर के बाहर निषेचन होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। और देखिए याद रखिएगा यहाँ पर कि जो मेढक के अंडे होते हैं उनमें कोई भी ये आपका बाहर से कवर नहीं होता है, कवच नहीं होता है। वो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है, आपको जेली लाइक संरचना, जेली तरह से वो दिखेंगे। ठीक है, और ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो मेढक के अंडे हैं, ये इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा उस पानी में क्या होता है, आयोडीन होना चाहिए। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, उसमें क्या होता है, आयोडीन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन सा हार्मोन की उपस्थिति में होगा, तो थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में होगा, तो ये अभी याद रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में होगा और पानी में आयोडीन होना चाहिए। कब, ये चीजें समझ गए, मेढक के जब भी आपका निषेचन होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो एक आपने आंतरिक निषेचन देख लिया, एक आप बाह्य निषेचन देख लिया। लेकिन आपने कभी सुना है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, जिसमें क्या होता है कि मादा शरीर से उसके अंडे को निकाल लिया जाता है और जो मेल है उसके शरीर से स्पर्म को निकाल लिया जाता है और बाहर दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है, शरीर के बाहर। ठीक है, और फर्टिलाइज करने के बाद फिर से वापस मादा शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। तो उस प्रकार के जो फर्टिलाइजेशन होगा उन्हें हम आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि कुछ स्त्रियों के अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। जो अंडवाहिनी क्या होता है, अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब। देखिए यहाँ पर आपने देखा, ये रही जो ये अंडवाहिनी है, ये किसी का बहुत पतला होता है तो ये अंडा क्या होता है, यहाँ पहुंच ही नहीं पाता है, इसमें कुछ दिक्कत होता है इस अंडवाहिनी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं कि ताजा अंडाणु, मादा शरीर से ताजा अंडाणु लेते हैं और शुक्राणु एकत्र करते हैं। जो पिता का शरीर होता है उसे शुक्राणु के एकत्र करते हैं और उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं और आईवीएफ अथवा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो जाता है। ठीक है, ये रहा आपका मादा का शरीर, ये रहा आपका पुरुष का शरीर। पुरुष के शरीर से स्पर्म को डॉक्टर लेते हैं और मादा के शरीर से एग को लेते हैं और बाहर क्या करते हैं, बाहर इसे परख नली में क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज करते हैं। जैसे ही फर्टिलाइज हो जाएगा तो कुछ दिनों बाद फिर इसे क्या किया जाता है, मादा शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर ये गर्भाशय में जाकर बच्चा क्या होता है, रहता है और वहां पर धीरे धीरे विकसित होता है। तो इस प्रकार का भी आपको निषेचन फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेंगे। तो वो क्या होता है, वो परख नली शिशु होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर निषेचन हो जाता है, यहाँ पर अगर दोनों का निषेचन हो जाता है, स्पर्म मिल जाता है, यहाँ पर एग मिल जाता है, निषेचन हो गया। तो निषेचन हो जाता है तो युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में पुनः स्थापित कर दिया जाता है। यानी कि फिर इसे क्या होता है, इस जाइगोट को माता के शरीर में पुनः डाल दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। फिर यह माता 9 महीने का अपना बच्चा हो जाएगा तो फिर ये शिशु को जन्म दे देगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका इस तरह के शिशु को हम लोग परख नली शिशु कहते हैं। परख नली शिशु में होता है कि मेल के शरीर से स्पर्म को निकालो, फीमेल के शरीर से एग को निकालो और दोनों को बाहर फर्टिलाइज करो और धीरे धीरे जाइगोट बन जाएंगे। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद इसे क्या करता है, 1 सप्ताह तक इसे बाहर विकसित किया जाता है। 1 सप्ताह बाद इसे पुनः माता के शरीर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर 9 महीने तक बच्चे का विकास होता है और जो माता होती है वो नॉर्मल डिलीवरी बच्चों को 9 महीने बाद कर देती है। ठीक है, तो इस तरह की जो इस तरह से जो बच्चे का विकास होता है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, परख नली शिशु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लिए। बाह्य निषेचन में आप लोग याद रखिएगा, मेढक हो गया, मछली हो गया, स्टारफिश हो गया, ये सभी आपके बाह्य निषेचन के एग्जाम्पल है। और आपका आंतरिक निषेचन के एग्जाम्पल भी आप लोग याद रखिएगा। आंतरिक निषेचन किस में होता है, तो गाय में होता है, मनुष्य में होता है, कुत्ते में, मुर्गी में, इन सब में आंतरिक निषेचन होता है। ये याद रखिएगा कि जो मेढक होता है उसके पानी में क्या होना चाहिए, मेढक जहाँ पर फर्टिलाइज होंगे वहाँ उसके पानी में आयोडीन होना चाहिए। कौन से हार्मोन रहेगा, तो थायरॉक्सिन हार्मोन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देती है, जबकि मुर्गी एक समय पर केवल एक अंडा देती है। तो देखिए सैकड़ों अंडे न मान लेते हैं ये पानी है, ये पानी है आपका, अगर वो सैकड़ों अंडे ना दे तो मान लेते हैं एक अंडा दिया और ये पानी के साथ बहकर चला गया, तो फिर तो आगे जनन नहीं होगा। तो इसीलिए जो मेढक होता है, मछली होता है, वो बहुत सारे अंडे देती है, बहुत सारे अंडे देती है। कुछ अंडे पानी के साथ भाई बह जाएंगे, कुछ इसमें जो जानवर होते हैं उस अंडे को खा जाएंगे, तो इसीलिए ये बहुत सारे अंडे देती है। और जो ये मेल पार्ट होता है, मेल मेढक हो गया, तो वो क्या होता है, ये अपना स्पर्म छोड़ता है। तो मान लेते हैं स्पर्म गया तो कुछ अंडे के साथ घूमा, कुछ स्पर्म ऐसे पानी के साथ बह गया, कुछ तो ये होता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे अंडे देती है। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निमोचित करते हैं, सारे अंडे का निषेचन नहीं हो पाता है और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति होती है, जल की गति में भाई बह जाएंगे या फिर वायु एवं वर्षा से प्रभावित भी होंगे। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी है जो इन अंडों को भोजन कर लेंगे, खा जाएंगे, तथा अंड कोशिका तथा शुक्राणुओं की बड़ी संख्या उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि इसमें कुछ मतलब कुछ में क्या होता है, निषेचन हो सके और नए उसी तरह के मेढक उत्पन्न हो सके। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा अंडे देती है, क्योंकि भाई कुछ अंडे को तो जानवर खा जाएंगे, कुछ अंडे आपके जल में बह जाएंगे, कुछ आपके बारिश से प्रभावित हो जाएंगे, कुछ के साथ आपका स्पर्म जाएगा, फर्टिलाइज होगा, कुछ के साथ नहीं फर्टिलाइज होगा, इसीलिए यहाँ पर वो सैकड़ों अंडे देती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भ्रूण का परिवर्धन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पढ़ेंगे लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब देखिए भ्रूण का विकास कैसे होता है। यहाँ पर देख लिए कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो आपका ये है इम्ब्रियो बनने लगता है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, युग्मनज जो होता है, जो आपका जाइगोट होता है, वो लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं सामुग्रित होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित हुई संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, इस विकसित हुई संरचना को हम लोग यहाँ पर भ्रूण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भ्रूण गर्भाशय की दीवार पर रोपित होकर विकसित होता है। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो भाई अंडा बना। ठीक है, अब ये अंडा डुघूर कर आपका फैलोपियन ट्यूब से यहाँ गया। ठीक है, और इधर से आपका आपका स्पर्म आया, दोनों आकर यहाँ पर मिल गया, फैलोपियन ट्यूब में मिल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों मिल गए। अब ये क्या होता है, धीरे 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 ये डुगूर कर क्या होता है, नीचे आएंगे। कहाँ आएंगे, तो यहाँ पर, ये जो गर्भाशय है यहाँ पर, और डुगूर कर नीचे आएंगे और यहाँ पर क्या होता है, इस गर्भाशय के दीवार पर ये जाकर सट जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पर धीरे धीरे क्या होता है, इम्ब्रियो का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ये इम्ब्रियो धीरे धीरे विकसित होगा, धीरे धीरे विकसित होगा तो गर्भ का निर्माण होगा। ठीक है, और यही गर्भ आगे विकसित होगा तो ये क्या होता है, एक बेबी के रूप में 9 महीने का गर्भ हो जाएगा, तो बेबी के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से होता है। यहाँ पर आपने देखा कि इस विकसित होती संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। जो ये देखिए यहाँ पर आप संरचना देख रहे हैं जो बन रहा है, देखिए इसको देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों का स्पर्म और एग आकर मिले। फिर देखिए धीरे धीरे क्या होता है, ये संरचना बनती जा रही है, संरचना बनती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, और यहाँ पर गर्भाशय की दीवार पर जाकर रोपित हो गई। तो ये क्या हुआ, ये आपका इम्ब्रियो हुआ। भ्रूण गर्भाशय की दीवार पर रोपित होता है। ठीक है, भ्रूण को ही इंग्लिश में हम इम्ब्रियो बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता और धीरे धीरे विभिन्न अंग जैसे कि हाथ पैर इसके क्या होते हैं, विकसित होते जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए धीरे धीरे विभिन्न शरीर के अंग जैसे कि हाथ पैर, सिर, आंख, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की आप पहचान कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भ यानी कि फीटस कहते हैं। देखिए इसको एक बार अच्छा से समझिए। मान लेते हैं ये आपका फीमेल पार्ट का हुआ, फीमेल पार्ट से आपका ओवरी आया, ओवरम। ठीक है, ये आपका मेल पार्ट हुआ, मेल पार्ट से आपका स्पर्म आया। ठीक है, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, तो दोनों आपको जाकर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं।
फैलोपियन ट्यूब में मिले, जहां पर इनका क्या हुआ, यहाँ पर इनका निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके फलस्वरूप ये क्या हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ। जाइगोट यानी कि युग्मनज बने। ये जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे डुगुरते डुगुरते गर्भाशय की दीवार पर आकर रोपित हो जाता है, तो जहां पर ये इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है, ठीक है। अब ये भ्रूण क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो फीटस यानी कि गर्भाशय होगा। गर्भाशय में यहाँ पर बच्चे के सभी अंग दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, और यही गर्भाशय जब 9 महीने का होगा तो आप एक बच्चे को जन्म देंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये वाला जो आपका है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान होती है उसे गर्भ कहते हैं। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, ये भी आपका लाइन से पूछा गया है कि पहले क्या होता है, ये आपका गैमिट है, फीमेल गैमिट हुआ, फीमेल गैमिट में आपका ओवम हुआ, ये आपका मेल गैमिट हुआ, मेल गैमिट में आपका स्पर्म हुआ, ठीक है। और ये फीमेल गैमिट आपका सिंगल सेल है, एक कोशिका है, और आपका ये भी क्या होता है, ये भी सिंगल सेल यानी कि एक कोशिका होता है। जब दोनों आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइज होंगे, तो जाइगोट का निर्माण होगा, और फिर जाइगोट बड़ा होगा तो इम्ब्रियो बनेगा, और इम्ब्रियो इसी भ्रूण, ये क्या होता है, ये 2n हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक कोशिका से ये अब क्या होता है, डबल कोशिका हो जाता है। एक इसमें माता का कुछ पार्ट आ जाता है, कुछ पार्ट पिता का आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाता है, और ये फिर एक नए बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जब गर्भ का पूरा विकास हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। यही आपका गर्भाशय होता है, यहाँ पर धीरे धीरे बच्चा विकसित होता जाता है, और जब 9 महीने का होगा तो यही आपका ये जो है भेजाइना, इसके थ्रू क्या होता है, वो शरीर से बच्चा बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, ये वाला लाइन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। याद रखिएगा, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आंतरिक निषेचन तो होता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो बच्चे को जन्म ना देकर वो अंडा को जन्म देती है। तो देखिए, अंडा कैसे देगी। निषेचन के फौरन बाद युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर आता है, ठीक है। और इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ते जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच ऐसी ही सुरक्षात्मक परत है। देखिए, इसको आप लोग ध्यान से समझिए, इसको आप लोग यहाँ समझते हैं। देखिए, मुर्गी में क्या होता है, मुर्गी में भी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मादा शरीर के अंदर होगा, आंतरिक फर्टिलाइजेशन होगा यहीं पर आपका फैलोपियन ट्यूब में। तो देखिए, ये धीरे धीरे क्या होता है, अंडा आपका डुगुर डुगुर कर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, और इस पर आपको एक कवच दिखाई दे रहा है, ऐसे कवच होते जा रहा है, कवच होते जा रहा है। यहाँ पर देखिए, मनुष्य में क्या होता है कि ये अंडा आपका गर्भाशय से ऐसे रोपित हो जाता है, और मुर्गी में क्या होता है कि ये अंडा शरीर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो आपका ये अंडा बन रहा है, ये शरीर के मुर्गी में बाहर निकल जाता है, और मनुष्य में ये इसी शरीर में यहाँ पर सट जाता है, और यहीं पर विकसित होता है। यहाँ तक आप समझ गए। लेकिन मुर्गियों में क्या होता है, मुर्गियों में क्या होता है कि देखिए, कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निमोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ है कि अंडा जो है ये चूजा बनने में कितना समय लगता है, तो 3 सप्ताह का। वहां पर क्या होता है, शरीर से अंडा बाहर निकल जाता है, और उसमें क्या होता है, बच्चे का निर्माण शरीर के बाहर होता है, ठीक है। और कितना समय लगता है, 3 सप्ताह। यहाँ देखिए, चूजे को पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच क्या होता है, अपने आप टूट जाएगा और चूजा बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि बाहर निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। जो आपका बच्चा का विकास होता है मादा शरीर के बाहर। बाहर निषेचन कौन करता है, मछली करता है, मेढक करता है, स्टार फिश करता है। तो इसमें जो बच्चा विकसित होता है वो माता के शरीर के बाहर होगा, ठीक है। बाह्य निषेचन में। और आंतरिक निषेचन में क्या होता है, मादा शरीर के अंदर। लेकिन मुर्गी में क्या होता है कि वो डुगुर कर बाहर आ जाता है, अंडे को जन्म देता है, और 3 सप्ताह लगता है उसको फिर बच्चा बनने में, अंडा से बच्चा बनने में, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, अब आपको ये वाला जो टॉपिक दिख रहा है, यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जरायुज और अंड प्रजक जंतु हम किसे कहते हैं। जरायुज यानी कि बीबी पैरस और ओबी पैरस एनिमल किसे कहते हैं। तो याद रखिए, जरा जरा, जरा क्या होता है, जरा सा बच्चे को संभालो, यानी कि जो जरायुज है वो बच्चे को जन्म देंगे, और अंड प्रजक, अंडा लगा हुआ है तो ये अंडे को जन्म देते हैं। 2 तरह के जंतु आपको दिखेंगे, एक आपको बच्चे का डायरेक्ट जन्म देता है, और एक आपको डायरेक्ट अंडा जन्म देता है, ठीक है, अंडे को शरीर से बाहर निकलता है। तो देखिए, यहाँ पर है, कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ अंडे देते हैं, जो बाद में शिशु में विकसित हो जाता है। वह जंतु जो सीधे आपका शिशु का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो मानव है, जैसे कि हम लोग मानव हुए, कुत्ता हुआ, गाय हुआ, तो इनके शरीर से डायरेक्ट बच्चा बाहर निकलता है। तो ये किस प्रकार के जंतु हुए, ये जरायुज हुए, ठीक है।
और जो अंड प्रजक कौन कौन हुआ, जैसे कि आपका मुर्गी हो गया, तो ये अंडे को अंडा देती है, तो ये क्या हुआ, अंडा देने वाले को अंड प्रजक कहते हैं। देखिए वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंड प्रजक कहते हैं। अब देखिए अंड प्रजक जंतु के एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेढक हो गया, छिपकली हो गया, तितली हो गया, शलभ हो गया। शलभ यानी कि वो आपका सिल्क वाले जो जानवर होते हैं, जो सिल्क वाले कीट होते हैं, जो आपका रेशम का कीट देते हैं, उनको शलभ कहते हैं। फिर आपका मुर्गी हुआ है, कौवा हुआ है, ये सभी क्या होता है, अंडे देते हैं। और ये किस तरह के जंतु हुए, ये आपके अंड प्रजक जंतु हुए। वहीं आप इसका याद रखिएगा, गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली की बात करें या फिर आपका मानव हुआ, ये क्या होते हैं, इनकी जो माँ होती है वो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है, तो ये क्या होता है, ये जरायु जंतु है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वीवी पैरस कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा कि ओवी पैरस वीवी पैरस क्या है, यानी कि जरायुज अंड प्रजक क्या है, जरायुज में बच्चे, जो माता होती है डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, और अंड प्रजक में ये क्या करते हैं, ये अंडे को जन्म देते हैं। तो मुर्गी वाला याद रखिएगा, मुर्गी जो होती है ये क्या होती है, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन ये क्या होता है, अंडे को जन्म देता है, ये अंडे देती है। ठीक है, आंतरिक निषेचन होने के बावजूद भी ये अंडे देती है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, बात करते हैं शिशु से वयस्क। अब जो आपका शिशु है वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते हैं। ठीक है, कुछ जंतुओं में नवजात जंतु से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि आप लोग मेढक के बारे में बात करते हैं। देखिए बचपन में आप लोग मछली पकड़ने जाते होंगे, वहां पर गलती से आप मेढक के बच्चे को पकड़ लाएंगे, क्योंकि मेढक का जो बच्चा होता है, जो शिशु अवस्था में होता है, बिल्कुल मछली की तरह दिखाई देता है। तो वही यहाँ पर बात कह रहा है कि कुछ जंतुओं में नवजात जंतु जो होते हैं वो वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि मछली का बच्चा है या फिर मेढक का बच्चा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर रेशम कीट के जीवन चक्र को भी देख लीजिएगा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। रेशम कीट में सबसे पहले क्या होता है, अंडा बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर आपका वयस्क बनेगा। वहीं आप बात करते हैं मेढक के बारे में बात करेंगे, तो मेढक इस प्रकार के जंतुओं के अन्य उदाहरण देखिए कैसे हैं। मेढक में अंडे के प्रारंभ करके वयस्क बनने की अवस्थाएं देखिए, 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन। पहले मेढक अंडा देता है, फिर वो टेडपोल यानी कि लार्वा बनेगा, और ये बिल्कुल मछली की तरह होगा, फिर वयस्क होकर ये क्या होता है, मेढक बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है। देखिए टेडपोल जो होता है वो बिल्कुल मछली की तरह होता है, और ये छलांग नहीं लगाता है। ठीक है, ये क्या होता है, पानी में तैरता है, लेकिन जैसे ही ये वयस्क बनेगा, मेढक बनेगा, तो ये क्या होता है, ये आपका छलांग लगाना शुरू करेगा। तो ये क्या होता है, वयस्क से बिल्कुल अलग है ये छोटा बच्चा, यही बात कह रहा है यहाँ पर। विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क का रूपांतरण क्या होता है, कायांतरण होता है। अब देखिए कायांतरण क्या होता है, यहाँ देखिए ये रहा मेढक, ये मेढक क्या है, ये वयस्क है, ये इसने बहुत सारे अंडे दिए। ठीक है, ये अंडा क्या होता है, टेडपोल बना। टेडपोल बिल्कुल मछली की तरह आपको दिखाई देगा, मछली का जो बच्चा होता है जो पानी में तैरता है वैसा। फिर ये टेडपोल थोड़ा बड़ा होगा, तो धीरे धीरे ये मेढक का आकार लेना शुरू होगा, और फिर क्या होता है, ये वयस्क बन जाएगा। तो यही कायांतरण होता है। देखिए कायांतरण किसे कहते हैं, कि विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण ही क्या कहलाता है, कायांतरण होता है। और कायांतरण के लिए पानी कैसा होना चाहिए, वो पानी में आपका आयोडीन होना चाहिए। ठीक है, और हार्मोन कैसा होना चाहिए, थायरॉक्सिन हार्मोन। देखिए ये जो टेडपोल है, ये जो टेडपोल है, टेडपोल के कायांतरण में पानी में किस प्रकार का चीज होना चाहिए, तो आयोडीन होना चाहिए। ठीक है, पानी में आयोडीन होना चाहिए मेढक के कायांतरण के लिए। और ये हार्मोन कौन सा होना चाहिए, तो हार्मोन आपको थायरॉक्सिन हार्मोन होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। मेढक के कायांतरण के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, थायरॉक्सिन। मेढक के कायांतरण के लिए पानी में कौन सा चीज होना चाहिए, तो आयोडीन होना चाहिए। दो चीजें आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए कह रहा है कि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क जो होता है, देखिए जो बच्चा जन्म लेता है मनुष्य का, वो बचपन में ही मालूम चल जाता है कि ये भाई मनुष्य का बच्चा है। लेकिन वही मेढक की बात करें तो बचपन में आप नहीं पकड़ सकते हैं कि ये मेढक का बच्चा है या फिर मछली का बच्चा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या कहते हैं, वो जनन जिसमें मादा, देखिए इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि आपका लैंगिक जनन में भाग ले रहे थे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमने यहाँ पर पढ़ा कि उन जंतुओं में पढ़ा, यहाँ पर देखिए, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है। हाइड्रा, बहुत छोटे छोटे जो जंतु होते हैं हाइड्रा और अमीबा में जनन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है,
हम्म ये रहा आपका हाइड्रा। ये क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रा में जनन कैसे होता है, तो याद रखिएगा मुकुलन के द्वारा। ये आपको हाइड्रा दिख रहा है, यहाँ से धीरे धीरे एक चीज विकसित हो रहा है, देखिए यहाँ से धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे ये बड़ा होगा और यहाँ से ये टूट जाएगा, तो ये क्या होता है, एक नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तो हाइड्रा में कैसे होता है, हाइड्रा में नए जीव का जनन कैसे होता है, तो मुकुलन के थ्रू होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि प्रत्येक हाइड्रा में एक या एक से अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। जो ये उभार दिख रहे हैं, ये एक या एक से अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होकर नए जीव मुकुलन कहते हैं। नए जीव हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में जनन कैसे होता है, तो इसी मुकुलन के थ्रू होता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में भी मुकुलन दिखाई देते हैं। मुकुल देखिए, ईस्ट जो होता है, ईस्ट और हाइड्रा में जनन कैसे होता है, तो यही मुकुलन विधि के द्वारा होता है। इसमें देखिए मेल और फीमेल पार्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये भाई इधर से अपना शरीर से फेंकना शुरू किया, धीरे धीरे और बड़ा होगा और एक टाइम यहाँ से कट जाएगा, तो ये नए जीव बन गया। तो इसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो इस प्रकार के जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ईस्ट में भी मुकुलन दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनन से निकलने वाले ऊर्ध्व में नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म दे देता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रा में मुकुलन से या नए जीव विकसित होते हैं। याद रखिएगा, हाइड्रा में हुआ, ईस्ट में हुआ, इन दोनों में नए जीव का जनन कैसे होता है, तो यही मुकुल से होता है, ठीक है। इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा और ईस्ट में जनन कैसे होता है, तो मुकुलन के थ्रू होता है। अब देखिए अलैंगिक जनन की अन्य विधियां आपको अमीबा में भी दिखाई देगी। देखिए ये रहा आपका अमीबा, ये रहा आपका क्या है, अमीबा। अमीबा कैसा होता है, सपोज कीजिए अमीबा है, ये इसके जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक के दो भागों से बंटना शुरू हो जाएगा। फिर केंद्रक आपका एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, बीच से टूट जाएगा और यहाँ पर दो नए जन संतति का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, इसमें भी मेल और फीमेल की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, इसमें कोई एक जीव ही दो भागों में बंट जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि अमीबा एक कोषीय होता है। याद रखिएगा, जो अमीबा है ये क्या होता है, एक कोषीय होता है। या फिर मेल गैमेट भी आपने पढ़ा या फीमेल गैमेट भी आपने पढ़ा, वो सभी क्या होता है, वो भी एक कोषीय होते हैं। इसमें देखिए, इसमें केंद्रक दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया में भाग होती है। बाद में कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है और प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। देखिए प्रत्येक भाग में केंद्रक आ गया, परिणाम स्वरूप जनक दो अमीबा बनाते हैं, एक ये अमीबा हो गया, एक ये अमीबा हो गया, ठीक है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं, उसे हम द्विखंडन कहते हैं। याद रखिएगा, इसे द्विखंडन, खंडन, बहु, इसे देखिए द्विखंडन या विखंडन दोनों कहते हैं, ठीक है, जो दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर कि हाइड्रा और ईस्ट, यहाँ पर आपको ईस्ट दिख रहा है, हाइड्रा में और ईस्ट में जनन कैसे होता है, तो मुकुलन विधि से होता है। और अमीबा में कैसे होता है, तो अमीबा में द्विखंडन विधि से। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुड़वा बच्चे का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। आपके सीटेट एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ट्विंस बच्चे कैसे होते हैं। तो देखिए आपने दो तरह के जुड़वा बच्चों को देखा होगा, एक ही साथ दो बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन वो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, और एक ही साथ दो बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जो देखने में बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के आप जुड़वा बच्चे देखते हैं। तो देखिए एक आप किस तरह के बच्चे देखते हैं, पैटर्नल होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, FRATERNAL, पैटर्नल होते हैं। और दूसरा क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं, IDENTICL। दूसरा क्या होता है, आइडेंटिकल। देखिए आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान। इसमें क्या होता है, आप दोनों बच्चों के बीच में पहचान नहीं कर सकते हैं कि कौन वो है और कौन वो है, यानी कि बिल्कुल देखने उखने में सब कुछ में बिल्कुल समान होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। और फैटर्नल की हम बात करते हैं, ये दोनों बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं लेकिन दोनों का रंग रूप वगैरह सब कुछ अलग होता है। तो ये इस तरह के जुड़वा बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, फैटर्नल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछता है कि दोनों बच्चे का निर्माण कैसे होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। रुकिए देखते हैं, हाँ देखिए इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि दोनों बच्चों का निर्माण कैसे होता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो ये अंडा से होता है, यहाँ पर क्या होता है, अंडा बनता है, ठीक है। और ये अंडा आपका, एक अंडा यदि डुगूर कर यहाँ आता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, एक अंडा डुगूर कर मान लेते हैं यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में आया हुआ है, और इधर से स्पर्म आया है, पुरुष के शरीर से स्पर्म इसके शरीर में प्रवेश किया स्त्री में, और जाकर इसके फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर अंडा से जाकर मिला। जब ये अंडा से मिलता है, ठीक है, मिल गया स्पर्म,
एक स्पर्म यहाँ पर एक अंडा से मिला, ठीक है। अब ये क्या होगा, अंडा आपका धीरे धीरे घुरने की स्थिति में ये अंडा आपके दो भागों में बट जाएगा। सपोज कीजिए कि ये अंडा जो है, ये अंडा क्या हुआ, ये अंडा आपका दो भागों में ऐसे बट गया, ठीक है। दो भागों में बट गया तो ये एक अलग अंडा का बन जाएगा और ये आपका एक अलग बन जाएगा, ठीक है। ये अलग बन जाएगा। तो ये जब दोनों देख रहे हैं, दोनों क्या हुआ, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ है, एक ही स्पर्म गया इधर। तो ये जो बच्चे उत्पन्न होंगे ये बिल्कुल देखने वेखने में सब कुछ में बिल्कुल समान होंगे, ये आपका आइडेंटिकल बच्चे होंगे, ठीक है। बिल्कुल एक समान बच्चा, ये आइडेंटिकल होता है, ये आप याद रखिएगा। तो आइडेंटिकल बच्चों में क्या होता है कि एक अंडा आएगा और एक इधर से स्पर्म आएगा, दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों मिल गए तो ये क्या होगा, दोनों ऐसे मिल गए। अब ये अंडा क्या होता है, खुद दो भागों में विभाजित होकर फिर से दो अंडा बन गया। तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों बच्चे बिल्कुल समान होंगे, एक जैसा दिखाई देंगे, बिल्कुल जुड़वा होंगे, जिसे आप नहीं पहचान सकते हैं। तो इसे हम लोग आइडेंटिकल कहेंगे। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं, पैटर्नल वाले बच्चे की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पैटर्नल वाले बच्चे कैसे उत्पन्न होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं अंडा का निर्माण हुआ, यहाँ से आपके क्या होता है, दो अंडा यहाँ पर डगर कर चला गया, ठीक है। और यहाँ से लाखों की संख्या में शुक्राणु शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक शुक्राणु जाकर इससे फर्टिलाइज हो गया और एक शुक्राणु जाकर इस अंडे से फर्टिलाइज हो गया। तो दोनों अलग अलग हुए, लेकिन अब ये दोनों बच्चे डुगुर कर कहाँ जाएंगे, गर्भाशय में आकर ये दोनों अंडा रोपित हो जाएगा और यहाँ पर दो बच्चे विकसित होना शुरू होंगे। ये दोनों बच्चे एक ही साथ जन्म लेंगे, लेकिन दोनों का चेहरा वहरा सब कुछ अलग होगा। तो इस तरह के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, पैटर्नल वाले कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं, ये दोनों जुड़वा है, लेकिन दोनों आप पहचान सकते हैं कि कौन राम है और कौन श्याम है। लेकिन आइडेंटिकल वाले में आप नहीं पहचान सकते हैं। तो आपने जो पढ़ा, आपने जो यहाँ पर पढ़ा, देखिए पैटर्नल वाले में आप क्या करेंगे, इसमें दोनों बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग होंगे, ठीक है। और दोनों, और आइडेंटिकल में दोनों बच्चे बिल्कुल समान होंगे, ठीक है। दोनों समान क्यों होंगे, क्योंकि इसमें एक अंडा से एक स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है और ये अंडा दो भाग में बट गया है, जिससे दोनों बच्चे अलग अलग उत्पन्न हुए हैं, लेकिन दोनों के रंग रूप शेप साइज सब में समान है। यहाँ पर क्या होता है, एक स्पर्म इससे फर्टिलाइज हुआ है, एक स्पर्म जाकर इससे फर्टिलाइज हुआ है। तो ये दोनों बच्चे अलग अलग होंगे, जिसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस तरह से जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो अब ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2024 तक, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।